साथियों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश त्यागी और सामयिकी में आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम और उनका बीजगणित। बीजगणित इसलिए कि जहां तक इन चुनाव परिणामों की, इनके अंक गणित की बात है, जहां तक इनका एक सतही विश्लेषण करने की बात है, वो तो बहुत सारे बूर्जुआ दक्षिणपंथी चैनलों ने आपके सामने रखा है। सुबह से वे इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसका बीजगणित, इसका अंतरंग विश्लेषण, मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण से, सर्वहारा के दृष्टिकोण से इन चुनावों का विश्लेषण, उसके लिए तमाम सजग राजनीतिक साथी वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी की तरफ देख रहे हैं। आज हम 3 घंटे देरी से प्रसारण कर रहे हैं। आमतौर से सामयिकी का समय 6 बजे रहता है। 9 बजे जानबूझकर इसलिए रखा था क्योंकि बिहार चुनावों में लगभग 60%, 63% मतदान बूथ जो हैं वो बढ़ा दिए हैं इस बार इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, कोरोना सिचुएशन को देखते हुए। तो ये स्पष्ट था सुबह से कि इतने बूथ होने की वजह से और इतनी काउंटिंग होने की वजह से, काउंटिंग भी थोड़ा धीमी चल रही है, तो इसकी वजह से निश्चित रूप से निश्चित ट्रेंड आने में, निश्चित रुझान आने में समय लग जाएगा। तो इसलिए 3 घंटा हमने आज का प्रोग्राम जो है सामयिकी, इसको डिले कर दिया था, इसे देरी से किया है। इससे बहुत सारे साथी उद्वेलित थे। बहुत सारे साथियों ने फ़ोन करके, मैसेज करके मुझे पूछा कि आज 6 बजे का प्रोग्राम नहीं हो रहा है क्या, और आप बिहार चुनाव पर प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं क्या। तो हमने साथियों को बताया कि कार्यक्रम जो है वो 3 घंटा लेट है, 3 घंटा देरी से किया जा रहा है। और देरी से करने का मैंने आपको बताया कि जो हमारा कारण था वो ये था कि चुनाव आयोग ने बूथ बढ़ा दिए थे और इनकी गिनती में देरी होनी बड़ी स्वाभाविक थी, जो हमें दिखाई दे रहा था। तो हम इस कार्यक्रम को करते हुए सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने इसके अंदर कहा है कि चुनावों का बीजगणित, वो इसीलिए कहा है कि हम इन चुनावों की एक अंतरंग व्याख्या, इनकी गहन व्याख्या आपके सामने रखना चाहते हैं। हालांकि अभी तक आपको बता दूं कि ये व्याख्या अपने आप में अभी अधूरे चुनाव परिणामों के बीच में की जा रही है, लेकिन जो रुझान है, जो ट्रेंड है, वो लगभग साफ आ चुके हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम ये चर्चा प्रसारण शुरू कर रहे हैं, तो एनडीए को बिहार में 125 सीटें मिल रही हैं। एनडीए का मतलब है मुख्य रूप से भाजपा और जदयू का गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियां और शामिल हैं उसमें, लेकिन मुख्य रूप से भाजपा और जदयू का गठबंधन है और इसे 125 सीटें मिल रही हैं। और महागठबंधन, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कांग्रेस और वाम की, स्टालिनवादी वाम की 3 पार्टियों का गठबंधन है, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएम लिबरेशन। तो इस गठबंधन को 111 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब है कि 14 सीटों का अंतर चल रहा है। अब से कोई 2 घंटा पहले ये अंतर काफ़ी सिमट गया था और ये सीटें 116 और 119 तक आ गई थी। 3 सीटों का सिर्फ फर्क रह गया था, लेकिन ये फिर से बढ़ गया। इस आंकड़े के साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि इसमें एनडीए का जो वोट प्रतिशत है, एनडीए का वोट प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये लगभग 12% नीचे आ गया है। एनडीए को 12% कम वोट मिली हैं। कुल लगभग 4 करोड़ 10 लाख वोट जो हैं पोल हुई हैं और उनमें से 12% जो है ये कम वोट एनडीए को मिली है। तो एनडीए को इसमें अच्छा झटका लगा है और हम बड़े स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, जो मीडिया नहीं कह रहा है, बूर्जुआ मीडिया इस बात को नहीं बता रहा है, और ये स्पष्ट रूप से हमें दिखा रहा है, जो 12% का ये जो नुकसान हो रहा है एनडीए को, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, एक निश्चित रुझान दिखा रहा है जिसके बारे में बूर्जुआ मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। और ये निश्चित रुझान है दक्षिण के खिलाफ।
मैं अभी इसे वामपंथी रुझान नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये रुझान निश्चित रूप से दक्षिण पंथ के खिलाफ है, धुर दक्षिण पंथ के खिलाफ विशेष रूप से ये रुझान है, जिसमें 12% जो वोट्स हैं ये कम नहीं होती हैं, और 12% का रुझान जो है वो सरकारें तय कर देता है। मैं आपको बताऊं कि 2% का रुझान जो है इस प्रतिनिधि डेमोक्रेसी के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर 2, 2.5, 3% का रुझान जो है सरकारों की बड़े आराम से अदला बदली कर देता है, और ये 12% का जो है डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार चुनाव के बारे में बात करते हुए अगर हम कोई एक बात दावे के साथ कह सकते हैं, अगर कोई एक बात हम निश्चितता के साथ कह सकते हैं, तो ये रुझान है जो दक्षिण पथ के खिलाफ हो रहा है। लेकिन बूर्जुआ मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया इस पर कोई रोशनी नहीं डाल रहा है, इस दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण ही नहीं कर रहा है। इसके साथ दूसरा आंकड़ा जो रखा जा रहा है वो ये है कि महागठबंधन को लगभग 11.5% का, 11.3% का, 11.3% के लगभग मैं कहूंगा कि ये इसमें लाभ हो रहा है। उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया, जिस पर हम अभी बात करेंगे कि किस तरह से महागठबंधन का ये वोट प्रतिशत जो है, जो झूठे वाम के नेता हैं, स्टालिनवादी नेता हैं, उन्होंने मजदूरों और युवाओं को इस दक्षिण पंथ के इस दूसरे गठबंधन के पीछे बांधकर उनके वोट प्रतिशत को बढ़ा दिया है। और दक्षिण को ये जो बड़ा झटका लगने वाला था, इन दोनों ही गठबंधनों को बड़ा झटका लगने वाला था, दोनों का वोट प्रतिशत बुरी तरह से फिसलने वाला था, तो इन झूठे वाम नेताओं ने उस वोट प्रतिशत को रोक दिया। इस पर हम बात करेंगे, इस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन चुनावों में ये जो रुझान वाम की तरफ आ रहा है, मैंने कहा कि दक्षिण पथ के खिलाफ है रुझान, और ये दक्षिण पथ के खिलाफ इतना जोरदार रुझान है कि वाम की 3 पार्टियां, जिन्होंने भाजपा और जदयू के खिलाफ लड़ने के नाम पर राजद और कांग्रेस के फेंके हुए टुकड़े, उनसे संतोष कर लिया था। वे 19, 6 और 4 सीटों पर, कुल मिलाकर 29 सीटों पर लड़ने के लिए उन्होंने संतोष कर लिया था, और पूरी जो बाजी थी मजदूर वर्ग की, मेहनतकश जनता की, उसको 29 सीटों पर समेट दिया था, और 29 टिकट लेकर उन्होंने मजदूरों को, युवाओं को राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले धुर दक्षिणपंथी मोर्चे के पीछे बांध दिया था। तो इस 29 में से बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सीपीआई-एम-एल लिबरेशन को 19 सीटें मिली थी, और उसमें से 11 पे वो लीड कर रही। ये बहुत ही शानदार परिणाम आ रहे हैं। सीपीआई 3 पर लीड कर रही है, सीपीएम 3 पर लीड कर रही है। सीपीएम को कुल 4 सीट मिली थी, 4 में से 3 पर लीड कर रही है। सीपीआई को 6 सीट मिली थी, 3 पर लीड कर रही है, और भी लीड करेंगे अभी वो। अभी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उनके इलाकों में नेक टू नेक फंसा हुआ है। और आपको मैं बताऊंगा कि बूर्जुआ मीडिया और ये स्टालिनवादी पार्टियां, बूर्जुआ मीडिया भी इनकी पीठ ठोक रहा है, स्टालिनवादी पार्टियां अपनी पीठ ठोक रही हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं आपको बता देता हूं कि इस परफॉर्मेंस में इनका कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं है, 1% भी नहीं है। ये सारा जो योगदान है, ये जो शिफ्ट हो रहा था वोट, इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन झूठे वाम नेताओं ने दरअसल कुछ परफॉर्म नहीं किया, और इस लहर में कुछ जोड़ा नहीं, बल्कि इस लहर को पूरे बिहार में एक स्वीप बनने से, एक लहर बनने से, एक वामपंथी लहर बनने से रोक दिया, राजद और कांग्रेस की पूंछ पकड़कर। इस पर हम अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में भाजपा ने अपना मिशन पूरा कर दिया, और उसका दोहरा मिशन था। एक तरफ तो उसका जो मिशन था वो था बिहार के अंदर सरकार बनाना, ऐसी स्थिति में आना, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना, अपने लिए सीटें हासिल करना, और एक ऐसी स्थिति में आना जिसमें वो डिक्टेट कर सके भाजपा और जदयू के मोर्चे में, उसे अपर हैंड मिल जाए, उसका हाथ ऊपर हो जाए, और वो डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाए। इसके लिए उसने एक दोहरी चाल चली, और जिस दोहरी चाल में वो पूरी तरह से सफल हुई। उसने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पीठ पर हाथ रख के जदयू के खिलाफ, जदयू को नष्ट करने के लिए उसे मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया। जो 161 सीटें जदयू के हिस्से में आई थी मोर्चे में, उन तमाम 161 सीटों पर
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने, एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और उसका, जैसा उसने कहा, उसका एकमात्र उद्देश्य एलजेपी का इन चुनावों में जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था। भाजपा जेडीयू को अपना बगलगीर बनाए रही, उसे मोर्चे का हिस्सा बनाए रही और एलजेपी से उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करा दी। और ये एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कराई जिसमें जेडीयू का तो बड़ा नुकसान हुआ ही, साथ में मिसाइल भी पूरी तरह से तबाह हो गई। ये बहुत ही सोची समझी साजिश जो है ये मोदी और अमित शाह की थी। भाजपा के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उसके जो रणनीति बनाने वाले हैं, उनकी बहुत ही ये सुविचारित साजिश थी, षड्यंत्र था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जदयू के आधार को, जदयू की राजनीति को पूरी तरह सांसत में डाल दिया, जदयू के कद को घटा दिया, जदयू को बीच में से आधा काट दिया, बल्कि ये जो मिसाइल थी चिराग पासवान की, इसे भी नष्ट कर दिया पूरी तरह से। इस हमले में ये मिसाइल भी नष्ट हो गई। चिराग पासवान की पार्टी को 0 वोट मिल रहा है, 0 सीट मिल रही है। तो एलजेपी से पूरी तरह पीछा छूट गया और जेडीयू को उसने अपना जूनियर पार्टनर बना लिया। पिछले चुनाव में जो जेडीयू वहाँ जिसको अपर हैंड था, उसे अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी समस्या आकर खड़ी हो गई, जिसके बारे में संभवतः भाजपा के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने सोचा नहीं था, और जो एक बड़ी संभावना अब जो है बन रही है। ये बात हमसे, हमारे साथ साथ और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से नीतीश कुमार जानते हैं कि उनका ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ, उनकी ये जो इसमें सीटें नष्ट हुई और उन्हें इतना नुकसान हुआ, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एलजेपी जिम्मेदार है। और एलजेपी को वो भी जानते हैं कि मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया गया, चिराग पासवान को मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया, और उसके पीछे जो दिमाग है वो मोदी और अमित शाह का दिमाग है। तो भाजपा ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया और वो इस बात के लिए सचेत हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2013 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद, नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं जो है उस स्थिति में भाजपा के साथ संघात नहीं बनाऊंगा। और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं कि नीतीश ने किस तरह से भाजपा के साथ नाता भी तोड़ा था, उनसे अलग हुए थे वो। तो मोदी और नीतीश के बीच में जो 36 का आंकड़ा है, इसे याद रखते हुए, नरेंद्र मोदी इसे कभी नहीं भूले, इसे याद रखते हुए नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर इस चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनकी जड़ काट देने के लिए भाजपा ने बहुत ही बढ़िया रणनीति तैयार की और वो रणनीति कामयाब भी रही। जदयू को उन्होंने उसकी जगह दिखा दी और इसमें भाजपा ने अपना हाथ जो है चुनाव में वो ऊपर कर लिया। तो इस सब के चलते अब नीतीश कुमार इसके प्रति सचेत हैं और मैं आपको बता दूं कि इस बात की संभावना कोई कम नहीं है। हालांकि अभी जदयू के नेताओं ने, मैंने देखा कि टीवी शो में उन्होंने बार बार ये कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता कि जदयू जो है वो राजद और कांग्रेस के संघात के साथ, महागठबंधन के साथ जाए। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल हो सकता है कि महागठबंधन जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दे दे। ये बहुत बड़ी संभावना इन चुनाव के परिणामों से उभर कर आ रही है। इस समय संभावना ये उभर कर आ रही है, मैं आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा ने कहा कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला रहेगा, जो बहुमत की पार्टी है, जिस पार्टी को बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री उसका होगा। और वे शिवसेना से इस बात पर नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो हर हालत में भाजपा का होगा। तो बिहार में भी ये जो फॉर्मूला है, इसको लागू करते हुए वे निश्चित रूप से अपना मुख्यमंत्री लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये बात नीतीश कुमार और उनकी पार्टी किसी भी तरह से जज्ब नहीं करेगी, उसे हजम नहीं होगी कि इसमें भाजपा का मुख्यमंत्री बने।
क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री बनने की संभावना, फिर भी उसकी वैकल्पिक संभावना बची हुई है। वो महागठबंधन का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर उन्हें दूसरा ही मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर वे भाजपा के बजाय महागठबंधन का भी मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। तो ये एक बीजगणित उभर रहा है इन चुनाव परिणामों से, जिस पर बूर्जुआ मीडिया बहुत कम बात कर रहा है। तो वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी की तरफ से हम इसका एक मार्क्सवादी विश्लेषण तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इसका एक प्रैक्टिकल, एक प्रैग्मेटिक विश्लेषण भी, व्यवहारिक विश्लेषण भी हम इसका आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आने वाला जो संकट है, जो अभी 2-4 दिन के अंदर ही पैदा होने वाला है, तो उसकी संभावना और उसकी जो चर्चा है, उसका जो गणित है, उसको हम समझ सकें। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन हम नहीं कह सकते अभी, ये जो गणित अभी उभर रहा है, जिसमें 125 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं और महागठबंधन के पास 111 सीटें आ रही हैं, और ये जो 125 सीटें हैं, इनको एनडीए के अंदर मुख्य रूप से बीजेपी और जेडीयू आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर, इसमें आप देखिए कि बीजेपी के हिस्से में जो है 72 सीट आ रही 125 में से, तो कुल मिलाकर आप ये कहिए कि 53 सीट जो हैं वो और बचती हैं, जिनमें से जदयू के पास सीट्स हैं, और जदयू के पास ये जो सीट्स हैं, जदयू इन सीटों का इस्तेमाल किसी भी तरह से भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेगी। नीतीश कुमार इसे मानेंगे, मैं नहीं समझता। और एक मैं आपको और बात बता दूं इसमें, कि अगर मान लीजिए जदयू का एक धड़ा, जैसे अभी केसी त्यागी कह रहे थे, जो जदयू के नेता हैं दूसरे नंबर के नीतीश के बाद, वो कह रहे थे कि इस बात की संभावना नहीं है, इस बात की संभावना कम है कि हम जो है कांग्रेस और राजद के मोर्चे के साथ जाएं, महागठबंधन के साथ जाएं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है, जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जदयू इस मुद्दे पर दो फाड़ हो जाए। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था चुनाव रैलियों में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो ये बिल्कुल संभव है कि जदयू इस मुद्दे पर दो फाड़ हो जाए, दो हिस्से हो जाए। एक हिस्सा महागठबंधन के साथ चला जाए और दूसरा हिस्सा भाजपा के साथ रह जाए। अगर भाजपा के साथ बड़ा हिस्सा भी रह जाता है, महागठबंधन के साथ एक छोटा सा हिस्सा भी चला जाता है, अगर इसमें से मैं कहता हूं कि 15 या 20 वोट या तो 10 वोट भी चले जाते हैं, तो महागठबंधन सरकार बना सकता है, महागठबंधन की सरकार बन सकती है। और महागठबंधन को भी इस समय जो लाभ है वो इसमें है कि वो जदयू का पूरा समर्थन ना लेकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बना करके मुख्यमंत्री अपना बनाए और जदयू को जो है दो फाड़ कर दे। जदयू इस समय इस दबाव में निश्चित रूप से दो फाड़ हो सकती है, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं नहीं समझता कि भाजपा इसके लिए, भाजपा के नेता बहुत चतुर हैं, मैं नहीं समझता भाजपा इसके लिए जो है दबाव डालेगी कि उनका मुख्यमंत्री बने। बिहार में वो पलटी मारेंगे, और अभी जैसे अभी चुनाव परिणाम आ नहीं रहे थे, उसके बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को फ़ोन करने शुरू कर दिए, और नेशनल चैनल ये दिखा रहे हैं कि भाजपा के नेता नीतीश कुमार को फ़ोन कर किए जा रहे हैं। तो वो इसीलिए कर रहे हैं, वो उसे आश्वस्त कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। इस आश्वासन के बावजूद, इस आश्वस्ति के बावजूद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तब भी नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर निर्भर होकर के, भाजपा के ऊपर निर्भर होकर मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे या नहीं, ये अभी उन्हें तय करना है, और ये जदयू को तय करना है। तो जदयू के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहेगा कि भाजपा के ऊपर निर्भरता ना रखी जाए, क्योंकि भाजपा के ऊपर निर्भरता रखने के एक मायने और भी हैं इस समय। अगर नीतीश की सरकार पूरी तरह से भाजपा पर इस तरह से निर्भर होती है, जिसमें बहुमत भाजपा का है जिस मोर्चे में, तो भाजपा वहाँ जिस तरह की फांसीवादी कार्रवाइयाँ बिहार के अंदर शुरू करेगी और चाहेगी कि नीतीश को उसका मोहरा बनाया जाए फांसीवादी कार्रवाइयों का, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश इन स्थितियों के अंदर, जिसके अंदर उनके पास विकल्प है कि वे महागठबंधन के समर्थन से मुख्यमंत्री बने रह सकें, उन परिस्थितियों के अंदर वे भाजपा का समर्थन लेना चाहेंगे। और ये परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके अंदर यहाँ तक कि वाम की पार्टियां भी नीतीश कुमार को, स्टर्नवादी पार्टियां बड़ी बेशर्मी से नीतीश कुमार को ये कहकर समर्थन दे देंगी, जिस बहाने पर उन्होंने चुनाव लड़ा है कि हमें भाजपा को सत्ता से बाहर रखना है, इसलिए हम नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें और महागठबंधन के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, या एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जदयू दो फाड़ हो जाए। तीसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि अगर नीतीश कुमार को यही करना है कि उन्हें
मुख्यमंत्री दूसरे को बनवाना है तो वो सोचेंगे फिर महागठबंधन का मुख्यमंत्री बन जाने दो। तो ये एक स्थिति जो है, ये कई संभावनाएं इसके अंदर पैदा हो रही हैं। जिस तरह के परिणाम अभी आ रहे हैं, अभी ये लगने लगा था जब ये जो मार्जिन है ये काफ़ी सिकुड़ गया था, उस समय ये लगने लगा था कि जो 7-8 निर्दलीय आ रहे हैं, इन निर्दलियों के हाथ में बाजी आ जाएगी। जब 116 और 119 सीटें दोनों के बीच में होने लगी थी कि इनके हाथ में बाजी आ जाएगी, लेकिन अभी ये जो अंतर फिर से बढ़ गया है तो इससे निर्दलियों का जो महत्व है वो इसमें कम हो जाएगा। महत्व रहेगा क्योंकि ये जो सौदेबाजी होगी, अभी उठापटक होगी, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अभी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी संभावनाएं बन गई हैं इस पूरे गणित में। तो इस हॉर्स ट्रेडिंग में निर्दलियों के लिए भी अच्छी बनाएगी और वे अच्छी सौदेबाजी कर सकेंगे। तो इस बीच में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एनडीए विरोधियों की बात है, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ, इन विरोधियों ने, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम पार्टियां हों, उनके पास भी कोई सकारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कोई सकारात्मक कार्यक्रम, किसी एक नए बिहार का नक्शा, बिहार के अंदर किसी बदलाव का नक्शा, किसी तरह की कोई बात नहीं रखी थी। वे पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, एक जो नकारात्मक तूफान चल रहा था एनडीए की सरकार के खिलाफ, नीतीश और भाजपा सरकार के खिलाफ, वे उसी पर बात कर रहे थे और उस पर बात करते हुए वे उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे, उसे वोट पे कैश करने की कोशिश कर रहे थे और ये बिल्कुल सही था। मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि अभी बुर्जुआ चैनल आपको बता रहे हैं कि नहीं एनडीए के खिलाफ कोई वेव नहीं थी, देखिए किस तरह से वो 125 सीट ले गए हैं। तो अभी हम इस पर बात करेंगे कि 125 सीट कैसे ले गए हैं। ये बिल्कुल सही है कि एनडीए के खिलाफ, नीतीश और भाजपा राज के खिलाफ, भाजपा जदयू राज के खिलाफ एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही जबरदस्त वेव थी, जिसमें एनडीए का वोट प्रतिशत, जिस वेव ने 12% नीचे ला दिया। इस 12% के 1/3 पर, 1/4 पर भी मैं आपको बताता हूं कि सरकार बदल जाती है और सरकार बदल सकती थी, लेकिन ये सरकार नहीं बदली और इस 12% के डाउनफॉल के बावजूद, 12% वोट प्रतिशत नीचे जाने के बावजूद एनडीए वहां सरकार बनाती नजर आ रही है। ये क्यों नजर आ रही है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एंटी इनकम्बेंसी वेव क्या थी। एंटी इनकम्बेंसी वेव पर बात करें तो एक तो इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में जो कार्रवाइयाँ थी, जिस तरह से बिहार के अंदर इन्होंने सुशासन और विकास का नारा दिया था, वो पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ। जिस तरह से पूरे देश में और विशेष रूप से बिहार में रोजगार की स्थिति बनी, वो सब बहुत ही जो है इनके लिए उसके दुष्परिणाम सामने आए। और इसके साथ साथ और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो बीच में इंटरवेंशंस हुई, जो प्राकृतिक आपदाएं, प्रकोप आए, जिसमें विशेष रूप से मैं कहूँगा आने वाली जो नियमित बाढ़ हैं, जिनमें सरकार ने कुछ भी नहीं किया, नीतीश सरकार ने, चमकी बुखार फैला और उसके बाद खास तौर से कोरोना का जो अटैक हुआ, कोरोना का जो हमला हुआ, ऐसा नहीं है कि इस संकट को इन्होंने पैदा कर दिया, इन आपदाओं ने या विपदाओं ने पैदा कर दिया, नहीं, ये संकट जो है ये पहले से मौजूद था और ये पूंजीवादी सरकारें किसी भी तरह से जनता को कुछ भी देने में अक्षम थी। इन संकटों ने और विशेष रूप से कोरोना संकट ने इन सरकारों का इम्तिहान लिया, इनका टेस्ट लिया, इन्हें टेस्ट किया, इनका एग्जाम लिया कि किस तरह से ये सरकारें संकट के समय में बिहेव करती हैं, किस तरह से सरकारें संकट के समय में आपदाओं को, विपदाओं को जो है उनसे निपटती हैं, किस तरह से ये आम आदमी को जो है आम आदमी के पक्ष में खड़ी होती हैं। तो इन संकटों ने आम आदमी को सचेत कर दिया, उसे ये दिखाया कि सरकारें आपके किसी काम की नहीं है, पूंजीपतियों की दलाल सरकारें हैं, करोड़पतियों की, अरबपतियों की, खरबपतियों की दलाल सरकारें हैं और ये सिर्फ उन खरबपतियों के लिए काम करती हैं, ये अडानी अंबानी के लिए काम करती हैं, आपके लिए काम नहीं करती। आपने देखा कोरोना में किस तरह से नीतीश सरकार ने मजदूरों को बॉर्डर पर रोक दिया, उन्हें कहा कि अंदर नहीं घुसने देंगे, जो घुसे उन्हें नीतीश की पुलिस ने पीटा। इधर उधर से जो मजदूर आ रहे थे उन्हें भाजपाई सरकारों वाले जो क्षेत्र थे, जैसे उत्तर प्रदेश था, उसके अंदर मजदूरों की बुरी तरह धुनाई हुई, पिटाई हुई।
दिल्ली से, बंबई से और तमाम दूसरे क्षेत्रों से बिहार उन्हें पहुंचाने के लिए इन सरकारों ने कुछ नहीं किया, लंबे समय कुछ नहीं किया। उल्टा नरेंद्र मोदी की स्वर में स्वर मिलाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जो जहां है वो वहीं रहे। मतलब ये था कि आप मरे या जिए, आपके परिवार वाले बिहार में मरे या जिए, आप जहां हैं वहीं रुक जाएं, और अगर आप हिलेंगे, अगर आप बिहार की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी पिटाई होगी। और ये पिटाई की गई, भयंकर अत्याचार हुए, जुल्म हुए। और इस सब के चलते ये जो सब ये जो टेस्ट हुआ बिहार सरकार का, ये सही है कि पूरी दुनिया की सरकारों का टेस्ट हुआ, लेकिन उसमें बिहार सरकार भी थी। बिहार में चुनाव आने वाला था, भाजपा और नीतीश को भी ये दिखाई दे रहा था कि बिहार में चुनाव आने वाला है, लेकिन सब कुछ उनके हाथ से भी बाहर था। पूंजीवाद, जैसा हमने बार बार कहा कि पूंजीवाद इस दुनिया को, पूंजीवादी सरकारें, पूंजीवाद, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसका बाजार, उसकी राजसत्ता दुनिया को, मजदूर वर्ग को, मेहनतकश जनता को कुछ दे नहीं सकती हमारे समय में। और इसलिए वो कुछ दे नहीं पाए सिवा पुलिस के डंडों के, अत्याचार के, जुल्म के, पिटाई के, और कुछ नहीं दे पाए। और इस सब के चलते बिहार के अंदर जो स्थिति बनी वो एक एंटी इनकम्बेंसी वेव आ गई, एक पूरी लहर आ गई। और ये दिखाई दे रहा था कि पूरी तरह से नीतीश और भाजपा का जो सुपड़ा है वो इसमें साफ हो जाएगा। ये इतना जबरदस्त एक स्विंग था, एक तरह का विलोडक वाम की तरफ हट रहा था, दक्षिण से परे हट रहा था, मैं कहूँगा ज़्यादा सटीक होगा, कि पूरे दक्षिण पंथ से। और ये एक ऐसा जो है स्विंग था कि जिसके अंदर जनता न सिर्फ नीतीश और भाजपा की सरकार से त्रस्त थी, बल्कि उसकी याद में लालू राज भी ताजा था। लालू राज की जो गुंडागर्दी है, लालू राज में जो दमन था, जो लूट थी, चारा घोटाला जिसमें आज भी लालू यादव जेल में पड़े हुए हैं, वो सब भी उसकी याद में ताजा था। तो ये जो स्विंग था, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी स्विंग था, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्विंग था, एक ऐसा स्विंग था जिसके चलते, जैसा हमने कहा था बार बार, आपको याद होगा वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी ने, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने बार बार एक बात के लिए दावा किया था। हमने कहा था कि बिहार में इस बार बहुत जबरदस्त लहर आने वाली है अवाम की तरफ, और ये जो स्टालिनवादी पार्टियां और स्टालिनवादी नेता मजदूरों को, युवाओं को एक के खिलाफ दूसरे दक्षिणपंथी मोर्चे के पीछे बांधे दे रहे हैं, ये उस लहर को रोक रहे हैं। ये उस लहर को रोकने की साजिश है, उसका षड्यंत्र है, और ठीक वही हुआ। इन झूठे वाम नेताओं ने 29 टुकड़े, 29 सीटें उठाकर पूरे वाम को दक्षिण पंथ के हाथ बेच दिया। अगर आज हम बात करें तो भोजपुर और मगध के एरिया को छोड़कर, इस क्षेत्र को छोड़कर जिसमें कुछ मगध का क्षेत्र आता है और भोजपुर का क्षेत्र आता है, जहां इन पार्टियों को सीटें मिली और इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन वहां हुआ। प्रदर्शन इन पार्टियों का नहीं है, ये जैसा मैंने कहा कि मेहनतकश जनता लाल झंडे को पूरी तरह सपोर्ट करती है। उसने किया, लाल झंडा देखते ही उसने जो है ठप्पा लगाया, उसने वोट किया। और ये जो स्विंग था, ये जो पूरी तरह से विलोडक जो है चुनाव का, ये वाम की तरफ हट रहा था, तो इसने अपना चमत्कार दिखाया। जहां भी लेफ्ट का कैंडिडेट था उसके लिए भारी मतदान हुआ। मेहनतकश जनता ने दिल खोलकर लाल झंडे को सपोर्ट किया, लेकिन इन लाल झंडा थामे हुए इन झूठे नेताओं ने उस मेहनतकश जनता को दक्षिण पंथ के हाथ बेच दिया। ये जो राजद और उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन के वोट प्रतिशत के अंदर लगभग 11.5% का उछाल आया है, ये वही वोट है, ये लेफ्ट का वोट है। और ये उछाल उससे भी ज्यादा, ये 11.5% का उछाल नहीं है, 11.5% से भी ज्यादा उछाल है। इन 29 सीटों को छोड़कर 243 में से अगर हम 29 सीटों को निकाल दें तो 214 सीट बचती है। इन 214 सीटों पर बिहार में इन वाम नेताओं ने लेफ्ट वोट को बेच दिया, राजद और कांग्रेस के हाथ बेच दिया, उसके पीछे बांध दिया। तो इन 214 सीटों पर इस वोट को बेच देने का परिणाम यह हुआ कि राजद और कांग्रेस का तो यह उछाल आया,
राजद का वोट प्रतिशत बढ़ा, महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन ये जो लेफ्ट का वोट था ये पूरी तरह से राइट के अंदर घुल गया। जहां चुनावी अखाड़े को वर्ग संघर्ष के अखाड़े में बदलना था, जहां हमें लेफ्ट के वोट को संघनित करते हुए राइट के खिलाफ खड़ा होना था, जहां हमें लेफ्ट और राइट के वोट को इस समय अलग अलग कर देना था, तो उससे पूरी तरह से उसका धुआं निकाल दिया गया। उसे पूरी तरह से इस वर्ग संघर्ष को, जो संभावित वर्ग संघर्ष था, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी वाम की, जो स्वतंत्र वाम ध्रुव की रचना के लिए लड़ रही थी। सबसे सशक्त हस्तक्षेप बिना चुनाव लड़े बिहार के अंदर अगर कोई पार्टी कर रही थी तो वो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी थी, वो वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी था। हमने बार बार ये कहा था बिहार के चुनावों को लेकर कि बिहार में किसी भी तरह से, और बिहार में नहीं कहीं भी, दुनिया भर में कहीं भी, जो लिबरल पार्टी हैं, बूर्जुआ डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, उनके साथ किसी भी तरह का चुनावी तालमेल मजदूर पार्टियों का नहीं हो सकता। हमने कहा था कि मजदूर पार्टियों को मिलकर एक मजदूर मोर्चा, एक सरवारा मोर्चा बनाना चाहिए। सरवारा मोर्चे का मतलब ये नहीं था कि उन्हें मिलकर अपने कैंडिडेट उतार देने चाहिए। उसका मतलब ये था कि पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारें, लेकिन मेहनतकश जनता से अपील करें कि वो किसी भी वाम पार्टी को चुने, दक्षिणपंथी पार्टी को ना चुने। तो वोट्स का ये जो कंसंट्रेशन करना था, ये सबसे महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण ये नहीं था महत्वपूर्ण ये नहीं था कि आपने कितनी सीट हासिल की, कितनी सीट जीती। सीट जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप वहां अगर 20 सीट निकाल भी लेते हैं वाम के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो सीट आपने लिबरल पार्टियों की पूंछ पकड़ के निकाली है, अगर आपने लेफ्ट वोट को राइट के साथ घोल दिया है, उसकी चाशनी बना दी है, दोनों की मिलाकर दोनों की चटनी बना दी है, हरे और लाल की, तो तब ये बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे आप 20 सीट निकाल भी लें, उस 20 सीट, वो 20 सीट अब वाम की सीट नहीं है, वो 20 सीट, उसके अंदर वोट जो है वो लाल और हरा दोनों वोट मिले हुए हैं, तिरंगा वोट भी उसमें मिला हुआ है। तो ये जो 20 सीट हैं, इनसे बिहार की राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा ध्येय विधानसभाओं और लोकसभाओं में बहुमत हासिल करना नहीं है। ये जो निकृष्ट रास्ता है स्टालिन का सुझाया हुआ, ये जो ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म में जिसका प्रतिपादन स्टालिन और उसके नेतृत्व में तीसरे इंटरनेशनल के नेता कर रहे थे, जो बाद में कॉमिनफॉर्म के साथ जुड़े हुए थे, तो ये रास्ता जो है ये क्रांति का रास्ता नहीं है। ये रास्ता वाम की तबाही का रास्ता है, ये क्रांति को तबाह करने का रास्ता, उसे नष्ट करने का रास्ता है। बिहार में ये जो वाम के लिए वोट हुआ है, जिस तरह से वाम के कैंडिडेट्स को, वाम के उम्मीदवारों को वहां की मेहनतकश जनता ने दिल खोलकर जिताया है, दिल खोलकर उनके लिए वोटिंग की है, और उन सीट्स पर ही नहीं, बहुमत में तो वो जीत ही गए हैं, वो जीत ही रहे हैं। जिन सीट्स पर वो हार भी रहे हैं वहां मार्जिन बहुत कम है। तो इतना बड़ा वोट मेहनतकश जनता की तरफ से उन्हें मिल रहा है, यह हमें बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि किस तरह से इस समय बिहार की जनता दक्षिण पथ से पूरी तरह से त्रस्त थी, दक्षिण पथ के खिलाफ वोट कर रही थी। और ये वोट जो है, जो दक्षिण पथ के खिलाफ वोट हो रहा था, इसे संघनित करने की, इसे संगठित करने की जरूरत थी, जिसमें ये नेता पूरी तरह से फेल हो गए। इन्होंने चुनाव से पहले, इन झूठे वाम नेताओं ने, स्टालिनवादी नेताओं ने हमें बताया था कि उनका एकमात्र मिशन है भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। तो आप देख रहे हैं कि उनका मिशन कितनी बुरी तरह से फेल हुआ है। भाजपा सत्ता से बाहर नहीं हो रही है। ये अलग बात है
कि जदयू उसका साथ छोड़ जाए, तो ये तो जदयू का मिशन हो सकता है, ये वाम का मिशन नहीं कामयाब। तो भाजपा सत्ता से बाहर नहीं हो रही है, बल्कि भाजपा सत्ता में लौट रही है। और ये किसका फेल्योर है? ये इन वाम नेताओं का फेल्योर है। इनका जो है ये नाकामी है, इनकी नीति नाकाम हो रही है। जिस नारे को, जिस उद्देश्य को इन्होंने अपनी राजनीति के केंद्रीय उद्देश्य के तौर पर सामने रखा था कि हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, उस मोर्चे पर ये पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। भाजपा न सिर्फ सत्ता में आ रही है, बल्कि जेडीयू की जूनियर पार्टनर के बजाय अब उसकी सीनियर पार्टनर बन करके और भी ज्यादा सीट लेकर के वो सत्ता में आ रही है। अगर भाजपा और जदयू का मोर्चा सत्ता में आता है तो लॉजिकली, तर्क के हिसाब से भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है और भाजपा डिक्टेटिंग पोजीशन में हो सकती है इस मोर्चे के अंदर, अगर जदयू जो है वो इस समय घात नहीं करते इस मोर्चे के साथ। और ये एक संभावना है, बहुत बलवती नहीं है लेकिन एक संभावना है। तो ये जो नीति थी वाम नेताओं की, जो वो ये कहकर अपने कैंडिडेट्स को बहला रहे थे, अपने अनुयायियों को बहला रहे थे, वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई, पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। हुआ क्या है? हुआ ये है दोस्तों कि इन वाम पार्टियों के अंदर, स्टालिनवादी पार्टियों के अंदर, सीपीआई, सीपीएम और खासतौर लिबरेशन के अंदर जो लोग चुनाव लड़ने की फिराक में थे, वही पार्टी के नेता भी थे। उनकी समझ अपनी ये बन रही थी, और जिसमें उनका व्यक्तिगत हित था, उनकी समझ ये बन रही थी कि चाहे पार्टी के हाथ में 10 ही सीट आए, 20 ही सीट आए, 4 ही सीट आए, 6 सीट आए, लेकिन उन सीटों के टिकट एक तो हमें मिल जाए और दूसरे उन सीटों पर हमारी जीत जो है वो पक्की हो जाए। और जीत तभी पक्की हो सकती थी जब बूर्जुआ पार्टियों का भी, बूर्जुआ मोर्चे का, राजद और कांग्रेस की वोट भी उनके साथ जुड़ जाती। तो इस जीत को पक्की करने के लिए उन्होंने पार्टियों के ऊपर, वही पार्टियों की लीडरशिप में थे, पार्टियों के नेतृत्व में थे, तो उन्होंने, वे ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, उन्होंने इस तरह से उसका स्टीयरिंग घुमा दिया पार्टियों का कि इन पार्टियों ने 4, 6 और 19 सीटों पर, सीपीएम ने 4 सीटों पर, सीपीआई ने 6 सीटों पर और सीपीआई एमएल लिबरेशन ने 19 सीटों पर बूर्जुआ पार्टियों के आगे घुटने टेक दिए। और इसके पीछे इनके जो नेता चुनाव लड़ रहे थे, उनका गहरा स्वार्थ था। वो, उनको सिर्फ, वो अंधे हो गए थे स्वार्थ में, और उन्हें सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी कि ये जो भी 4, 6, 19 सीट मिल रही हैं और जो भी एक सीट उनके हिस्से में आ रही है, बस उस सीट पर किसी तरह से चुनाव जीतकर वो विधानसभा में पहुंच जाएं, एमएलए हो जाएं, विधायक हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने मजदूर वर्ग की पीठ में, अपने अनुयायियों की पीठ में छुरी घोंप दी। इस सीट को हासिल करने के लिए, अपनी सीट को हासिल करने के लिए, पहले टिकट हासिल करने के लिए और फिर उस सीट पर जीत पक्की करने के लिए उन्होंने राजद और कांग्रेस के साथ जो है मोर्चा बना लिया। ये बहुत ही घृणित, बहुत ही घिनौनी राजनीति थी जो इन स्टालिनवादी पार्टियों के नेताओं ने चली है। दरअसल जिन नेताओं को ये टिकट मिल रही थी, वही नेता इन पार्टियों की ड्राइविंग सीट पर भी बैठे हैं, अगर आप देखें। और इन्होंने किया बिहार में, ये कह रहे थे कि हमने बिहार में राजनीति बदल दी। इन नेताओं ने ये किया कि इनके जो नेता वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जातिवाद को किसी तरह से तोड़ा नहीं इन पार्टियों ने, बल्कि देख देख कर, जाति का डोमिनेशन देख देख कर वहां टिकटें बांटी। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि इनके जो नेता हैं संदीप सौरव, जो जेएनयू से हैं, वो वहां जाकर के संदीप यादव हो गए। उन्होंने अपने पोस्टरों पर संदीप यादव छपवाया, यादव वोटों को हासिल करने के लिए। तो इन पार्टियों ने किसी भी तरह से बिहार की राजनीति को बदलने की कोशिश नहीं की। ये कह रहे हैं कि हमारी इंटरवेंशन से ये हुआ कि बिहार में इस बार मुद्दे हावी हो गए, हिंदू मुस्लिम नहीं चला। तो ये झूठ बोल रहे हैं। बिहार में हिंदू मुस्लिम का सुपड़ा साफ हो चुका था पहले ही। ये काम इन नेताओं ने नहीं, कोरोना ने किया है। ये काम चमकी बुखार ने किया है, ये काम बाढ़ ने किया है इस बार बिहार में। ये जो संकट आया, और विशेष रूप से जो कोरोना का संकट था, इसने हिंदू मुस्लिम सब एक तरफ कर दिया। इसने पूरी तरह से वहाँ नीतीश सरकार के खिलाफ, नीतीश और भाजपा सरकार के खिलाफ एक लहर पैदा कर दी। और ये जो बेरोजगारी इस बार खासतौर से बिहार ने देखी, और कोरोना के वक्त में जो बेरोजगारी देखी, ये जो रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ कि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली से, बंबई से बिहार लौट गए और वहाँ बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। तो इसने लोगों को, ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये पूरी तरह से भुला दिया। और इसने लोगों को पहली बार
संजीदगी से मेहनत कश जनता को राजनीति की तरफ देखने, राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। तो ये नेता, ये जो लंपट नेता हैं वाम के, ये झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से, और बुर्जुआ मीडिया इनकी मदद कर रहा है। बुर्जुआ मीडिया भी ये कह रहा है कि इन पार्टियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो जो है इनके नेताओं को बुलाकर ये पूछ रहा है कि आपने इतना अच्छा कैसे परफॉर्म किया, आपने क्या किया इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो मीडिया जानता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। वो जानबूझकर इनकी जो है ब्रांडिंग कर रहा है इन पार्टियों की। ये जो झूठी वाम पार्टियां बहुत ही मुफीद हैं ये पूंजीवाद के लिए। और जो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां हैं उनको किनारे रखने के लिए इन पार्टियों की, वाम में इन पार्टियों की जानबूझकर बुर्जुआ मीडिया जो है वो ब्रांडिंग कर रहा है, इनका प्रचार कर रहा है, और इनसे इस तरह के वाहियात सवाल पूछ रहा है कि आपने क्या किया ये सब करने के लिए जो आपको इतनी सीट और वोट हासिल हुई। जबकि वो जानता है कि ये वोट और सीट हासिल करने के लिए नेताओं ने कुछ नहीं किया, इनका कोई चमत्कार नहीं है। ये वोट और सीट हासिल करने के लिए जो चमत्कार है वो कोरोना जैसी आपदाओं का है, जिसने पूंजीवाद का जो फेल्योर है, पूंजीवाद की जो असफलता है, पूंजीवादी सरकारों, उसके शासन प्रशासन की जो असफलता है, जो नाकामी है, उसे पूरी तरह सतह पर ला दिया। मेहनत का जनता को सचेत कर दिया, उसकी आंखें खोल दी कि तुम्हारे ये जो नेता हैं, जो ये दोयम दर्जे के नेता हैं, ये तमाम नेता, ये भ्रष्ट और अपराधी नेता तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। ये काठ के उल्लू हैं, तो इन्हें उतारकर जो है इन्हें निकालकर बाहर फेंक दो। ये काम कोरोना ने किया, ये काम इन झूठे नेताओं ने नहीं किया। इन झूठे नेताओं ने उस आंधी में टूटे हुए फलों में से कुछ फल जो हैं वो भीख में हासिल कर लिए। इस आंधी ने, ये जो आंधी चल रही थी, जिसे कोरोना ने खासतौर से तेज किया, तो इस आंधी में ये जो फल गिरे उनमें से कुछ फल जो हैं वो इनकी झोली में भीख में राजद और कांग्रेस ने डाल दी, और ये उससे संतुष्ट हो गए। इन्होंने उन फलों के लिए भी कोई लड़ाई नहीं की। और जैसा हमने बार बार कहा कि इन फर्जी नेताओं ने बिहार में वाम ध्रुव को बनने से रोक दिया। इन्होंने युवाओं और मजदूरों को, मेहनत का जनता को राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले बुर्जुआ दक्षिणपंथी मोर्चे के पीछे बांध दिया, और ये बांधकर इन्होंने सारी राजनीति को एनडीए और महागठबंधन के दो विरोधी मगर बुर्जुआ दक्षिणपंथी गुटों के बीच में सीमित कर दिया। दो ऐसे गुटों के बीच में सीमित कर दिया जो दोनों के दोनों सीधे पूंजीवाद के अंदर धंसे हुए हैं। तो इसमें जो बड़ी भूमिका रही है, यहां बिहार में पूरी लड़ाई को दो दक्षिणपंथियों के हाथ में, पूंजीपतियों के सीधे एजेंटों के हाथ में संकेंद्रित करने में, और बिहार में चुनावी अखाड़े को वर्ग संघर्ष के अखाड़े में बदलने से रोकने में। तो ये पूरी जो साजिश रही है, पूरा जो षड्यंत्र रहा है, उसका श्रेय इन झूठे नेताओं को जाता है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीएम लिबरेशन के झूठे नेताओं को जाता है। अब ये बहुत जोर से कह रहे हैं कि हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और किस तरह से वाम पार्टियों को बिहार में जो है 29 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर हम जीत रहे हैं, आधी सीटें हमारी झोली में आ रही हैं। लेकिन ये आधी सीटें, जैसा मैंने कहा कि ये किसी भी तरह से इनके किसी कारनामे की वजह से नहीं आ रही हैं, बल्कि एक लहर थी बिहार के अंदर। हम सभी जानते हैं, और इसके ऊपर कोई दो राय वाली बात नहीं हो सकती, कि बिहार में ऐसी लहर थी जो पूरी लहर इस समय वाम के पक्ष में थी और दक्षिण के खिलाफ थी। वाम पार्टियों का वोट प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, उनकी सीटें जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। अकेली सीपीआई में लिबरेशन इस समय 11 सीट्स पर लीड कर रही है। 3 सीट उसके पास थी बिहार विधानसभा में, पिछली विधानसभा में। और मैं आपको याद दिला दूं कि उसके विधायकों ने और एक जो ये मासस नाम की पार्टी है,
झारखंड में दोनों का एक एक विधायक होता था, दोनों ने भाजपा के पक्ष में, भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में राज्यसभा के लिए वोट डाला था। बिहार में इनके जो 3 नेता हैं बिहार असेंबली में, उन्होंने कोई विशेष असेंबली के अंदर योगदान नहीं दिया किसी भी तरह से। असेंबली के अंदर किसी तरह की उन्होंने लड़ाई नहीं की विधानसभा के अंदर, बल्कि वे चुपचाप राष्ट्रीय जनता दल की पूंछ से बंधे रहे। और चुनाव के अंदर उनका ये जो गठजोड़ था ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब उन्होंने खुल्लम खुल्ला राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव सहबंध बना लिया। और राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता दिलाने के लिए, ये ठीक है कि सत्ता उसके हाथ में नहीं आ रही, लेकिन उसको सत्ता दिलाने के लिए इन वाम पार्टियों ने पूरी कोशिश की। और इस कोशिश का, इस कुत्सित प्रयास का जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि वहां मजदूरों और युवाओं को एक कार्यक्रम के गिर्द, एक नए बिहार के नक्शे के गिर्द संगठित करने के बजाय, एक कम्युनिस्ट लहर के तहत, लाल झंडे के तहत संगठित करने के बजाय, वर्ग संघर्ष के ध्रुव पर संगठित करने के बजाय, मजदूर वर्ग का एक ध्रुव बनाने के बजाय उन्होंने उस ध्रुव को लात मारकर नष्ट कर दिया। इन वाम पार्टियों ने, जो अपने आप को वाम पार्टियां कहती हैं, स्टालिनवादी वाम की पार्टियां हैं, ये वास्तव में दक्षिण पंथ की दुम है ये, और मध्यमार्गी पार्टियां हैं, ये वाम पार्टियां नहीं हैं। इन पार्टियों ने, इन मध्यमार्गी पार्टियों ने दक्षिणपंथी ध्रुव को अथाह मजबूती दे दी, उसे सुदृढ़ कर दिया। और उसे इतनी मजबूती दे दी इन्होंने कि बिहार में आज पूरी राजनीति इन 2 दक्षिणपंथी ध्रुवों के बीच में बट गई। चुनाव एनडीए जीते या महागठबंधन जीते, सरकार जो है वो दक्षिणपंथी पार्टी बनाएगी। और ये वामपंथी, अपने आप को वामपंथी कहने वाले स्टालिनवादी या मध्यमार्गी चूहे हर तरीके से इन 2 दक्षिणपंथी ध्रुवों में से एक ध्रुव के पीछे अपने आप को बांधे रखेंगे, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। और किसी भी तरह की स्वतंत्र पहलकदमी ये नहीं कर पाएंगे। और स्वतंत्र पहलकदमी करने से मजदूर वर्ग और युवाओं को भी रोक देंगे, उनके भी हाथ पीछे बांधे रहेंगे। इनकी इस नीति का सबसे बड़ा फायदा अगर बिहार में किसी को मिला है तो वो फांसीवाद को मिला है, वो भाजपा को मिला है। हमने बार बार कहा कि वाम ध्रुव को नष्ट करने की ये नीति और युवाओं, मजदूरों को उदारवादी, बुर्जुआ जनवादी पार्टियों के पीछे बांधने की ये नीति अगर किसी को फायदा पहुंचाएगी तो फांसीवाद को फायदा पहुंचेगा। आपको याद है साथियों, बहुत लंबे समय से ये पार्टियां अपने अनुयायियों को ये कहकर बहकाती आई हैं कि वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तो भाजपा की पार्टी है, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तो भाजपा की बात कर रही है, वो तो हमारे इस मोर्चे को तोड़कर, राजद और कांग्रेस के साथ मोर्चे को तोड़कर भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती। तो साथियों, अब इस चुनाव परिणाम से आपकी आंख खुल जानी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि भाजपा को किस नीति से फायदा हुआ है। पिछले 70 सालों में इन झूठे वामियों ने युवाओं और मजदूरों को बुर्जुआ उदारवादी, बुर्जुआ जनवादी पार्टियों के बीच में, पार्टियों के पीछे बांधकर विपक्ष का मैदान पूरी तरह से फांसीवादियों के लिए, अति दक्षिणपंथियों के लिए खाली छोड़े रखा। और इस विपक्ष के मैदान पर कब्जा करके, इस विपक्ष के मैदान में उसके नायक बनकर ये जो फांसीवादी खलनायक हैं, इन्होंने अंततः सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता में फांसीवाद के आ जाने के बावजूद भी इन झूठे नेताओं ने अपनी नीतियों का पुनरीक्षण नहीं किया, उन्हें रिव्यू नहीं किया। और ये उन नीतियों को लगातार उन्हीं पर गाल बजाते रहे, उन्हीं नीतियों को लेकर चलते रहे। और बिहार में इस नीति को लागू करते हुए कि हमें पूंजीवाद से नहीं, हमें तो सिर्फ भाजपा से लड़ना है, हमें भाजपा को हराना है, हमें नीतीश कुमार की जो सरकार है बस उसको गिराना है। इस नीति ने बहुत बड़ा नुकसान वाम को पहुंचा दिया है। इस नीति ने पिछले 70 सालों में वाम ध्रुव बनने से रोक दिया। इस नीति ने मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता को,
मजदूर वर्ग की राजनीति में केंद्रीयता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। फांसीवाद विरोधी मोर्चा और फांसीवाद विरोधी संघर्ष तभी कामयाब हो सकता है जब उसके केंद्र में मजदूर वर्ग हो। पूंजीवाद के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है, फांसीवाद विरोधी संघर्ष उस पूंजीवाद विरोधी संघर्ष का अंग है, उसका हिस्सा है, और उसके हिस्से के तौर पर ही फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष हो सकता है। अगर हम फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष को पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष से अलग कर देंगे, अगर हम पूंजीवाद की दूसरी पार्टियों और मोर्चों के साथ एकाकार हो जाएंगे फांसीवाद से लड़ने के बहाने, अगर हम कहेंगे कि हमें तो सिर्फ फांसीवाद से लड़ना है, हमें पूंजीवाद से नहीं लड़ना, तो फांसीवाद से कभी नहीं लड़ा जा सकता। फांसीवाद पूंजीवाद के साथ, पूंजीवाद की गर्भनाल से बंधा हुआ है, और फांसीवाद और कुछ नहीं है, यह पूंजीवाद की काली छाया है, उसकी डार्क शेडो है। पूंजीवाद का खड़ा किया हुआ एक काग डरावा है, यह पूंजीवाद की हथियारबंद फौज है, उसकी सेना है। तो अगर आप कहते हैं कि हम तो सिर्फ इससे लड़ेंगे और पूंजीवाद से हाथ मिलाए रखेंगे, पूंजीवाद की दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाए रखेंगे, पूंजीवाद से हाथ मिलाने का मतलब है उसकी तमाम दूसरी पार्टियों मोर्चों से हाथ मिलाना, और दूसरी पार्टियों मोर्चों से हाथ मिलाने का मतलब है पूंजीवाद से हाथ मिलाना। तो अगर आप कहते हैं कि हम पूंजीवाद से तो जुड़े रहेंगे, पूंजीवाद से हम नहीं लड़ेंगे, हम तो सिर्फ फांसीवाद से लड़ेंगे, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं मजदूरों युवाओं को। और यही धोखा बिहार में ये दे रहे थे, और यही धोखा ये लगातार पिछले 70 साल से देते आए हैं। इन्होंने बार बार कहा कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर रखने की इस लड़ाई में अंततः भाजपा सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही, वो सत्ता में आ गई। भाजपा ने बार बार लाल झंडे को यह कहकर कलंकित किया कि ये लाल झंडा तो कांग्रेस की दुम है। लाल झंडा है क्या? कांग्रेस के जूते झाड़ने के लिए झाड़न है। लाल झंडे वाले तो कांग्रेस के लिए जो है दरी बिछाते हैं, उसके पोस्टर चिपकाते हैं, और ये बात सही थी। ये जो लाल झंडे के कर्ता धर्ता, उसके जो कर्णधार बन रहे थे, ये वास्तव में कांग्रेस के जूते झाड़ रहे थे। कांग्रेस जैसी पार्टियों का अभी बिहार में ये राजद के जूते झाड़ रहे थे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, उसे कैटेपुल्ट कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये इसमें नाकाम तो रहे, इसमें इन्हें नाकामी तो हाथ लगी, लेकिन अगर इन्हें कामयाबी भी हाथ लग जाती तो इनकी और भी बड़ी असफलता होती। मैं आपको बता दूं, अगर किसी तरह से मान लीजिए वहां राजद की सरकार बन जाती है, तेजस्वी उसके मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो जो साधु यादव वाला गुंडा राज है, जिसमें बिहार में ये लोग सरेआम लड़कियों को उठा लिया करते थे, जैन बलात्कार कांड आप जानते हैं, वहां जहां साधु यादव ने उसको उठाया था और सामूहिक बलात्कार किया था, और इस तरह के अनगिनत मामले हैं जो जिनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी वहां। तो उस तरह का जो गुंडा राज है वो फिर कायम होता, उस तरह का कुराज फिर कायम होता। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का राज है, सिर्फ नीतीश कुमार का राज भी ऐसा ही राज है, और वो उससे किसी मामले में बेहतर या बदतर नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कुराज और वो गुंडा राज फिर कायम होता, और उस गुंडा राज को ये जो झूठे वाम नेता ये सपोर्ट कर रहे होते। तो इस तरह से इनकी इन कार्रवाइयों ने पिछले 70 साल में जो है लाल झंडे को कलंकित किया, और लाल झंडा क्रांति का प्रतीक बनने के बजाय कांग्रेस और राजद के नेताओं के जूतों का झाड़न बन गया, उनके कहारों का जो है वो पटका बन गया। तो ये जो कूलीगिरी कर रहा है वाम, जिसके बारे में पाश ने कहा कि ये क्या मेरे ही वक्त में होना था कि मार्क्स का शेर जैसा सिर दिल्ली की गलियों में रुलना था। तो ये इन्होंने जिस तरह से वाम को पूरी तरह से उसको एक तरह से कुली बना दिया दक्षिण का, और ये जो इन्होंने बड़ा नुकसान किया पिछले 7 दशकों में, इस नुकसान का परिणाम हम बिहार में देख रहे हैं। बिहार में अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि इन वाम पार्टियों ने कुछ सीटें जीत ली, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितनी जबरदस्त इस समय आंधी थी दक्षिण के खिलाफ, जितनी जबरदस्त लहर थी, दरअसल इसको रोक दिया गया है। इस समय वाम एक स्वीप ले सकता था बिहार में, अगर हम वहां एक स्वतंत्र वाम मोर्चे का निर्माण कर पाते लंबे समय से। अगर ये वाम मोर्चा वहां नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ा होता, अगर मजदूर पार्टियां एकजुट होकर वहां नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन चलाया होता उन्होंने, और ये वाम पार्टियां लड़ी होती, तो इस समय एक जबरदस्त लाल झंडे की लहर होती बिहार में, जिसे इन घृणित नेताओं ने, इन अपराधी नेताओं ने उस लहर को पूरी तरह से रोक दिया, और ये
10, 11, 12 सीट लेकर उसके ऊपर उछल रही हैं, उसको जो है अपनी जीत के तौर पर अपने अनुयायियों के सामने रख रही हैं। जबकि 29 सीटें इन्हें भीख में मिली थी। इन्होंने ये पिछले 3 चुनावों से कम ये राजद के पीछे कटोरा लेकर घूम रहे थे कि किसी तरह से वो इनके साथ समझौता करे, इन्हें सीट्स दे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने पूरी कोशिश की थी, इन्हें सीट्स नहीं मिली थी। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद की पार्टी ने इन्हें लात मार दी थी लोकसभा चुनाव में, इनके साथ कोई मोर्चा नहीं बनाया था। इस बार इन्हें ये सीट्स मिली भीख में, और जिन्हें लेकर ये इतरा रहे थे। और इसके अंदर ये जो विक्ट्री हुई है, इसे ये अपनी विक्ट्री, अपना परफॉर्मेंस बताकर अपने अनुयायियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें ताकि इनके तमाम अनुयायियों को, और जो लोग क्रांति में आस्था रखते हैं, युवा लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें ये पता लगे, वाम के समर्थकों को, वाम के वोटरों को ये पता लगे कि ये जो है ये किसी तरह की इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई संघर्ष चलाया और उन संघर्षों के लिए इनको वोट मिले, बल्कि ये जो लहर थी, दक्षिण पथ के खिलाफ जो लहर थी, उसमें ये लाल झंडे के लिए वोट है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वोट इन सियारों का वोट नहीं है, इन जोखरों का वोट नहीं है। ये वोट वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का वोट है। जो ये सारा वोट है, ये लाल वोट है, ये जितना वाम वोट है, ये सारा हमारा वोट है। इस वोट के असली दावेदार हम हैं। ये समर्थन जो है युवा और मजदूरों का, ये इन घृणित नेताओं के लिए नहीं है जिन्होंने राजद और कांग्रेस की पूंछ पकड़ रखी है, उसकी पूंछ पर बैठे हैं, उसके ये तलवे सहला रहे हैं। ये वोट इन नेताओं के लिए नहीं है, ये क्रांति के लिए वोट है, ये लाल झंडे के लिए वोट है। तो इस वोट पे जो है हमारा दावा है, इस वोट की जो प्रतिनिधि है और इस संघर्ष की, इस आंदोलन की जो वारिस है, वो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है कि हम बिहार के चुनाव मैदान में नहीं हैं, लेकिन बिहार में सबसे सशक्त हस्तक्षेप हमारा है। और हमारी जो भविष्यवाणी थी बिहार में, आप देखिए, हमारी भविष्यवाणी थी कि बिहार में एक लाल लहर आ रही है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस इलाके में, जैसा मैंने कहा कि भोजपुर और मगध के जिस इलाके में अभी ये लोग लड़ रहे थे, और बिहार का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उस इलाके में पूरी तरह से आपने देखा कि हमारी भविष्यवाणी किस तरह से सही साबित हुई कि ये लाल लहर थी। और हमारी भविष्यवाणी का जो दूसरा हिस्सा था, हमने कहा था कि ये वाम नेता दक्षिणपंथी मोर्चे की पूंछ पकड़कर इस लाल लहर को रोक देंगे, इसकी हवा निकाल देंगे, इसके स्टीम निकाल देंगे। तो वो भी पूरी तरह से जो है सही साबित हुई है। तो बिहार के जो चुनाव नतीजे हैं वो अभी आ रहे हैं, पूरे नतीजे नहीं आए हैं। 1 करोड़ के करीब वोट जो है अभी उनकी गिनती होनी है। और ये रुझान किस तरफ जाएंगे अभी हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि वहाँ जो महागठबंधन है वो सरकार बनाए, लेकिन अगर मान लीजिए महागठबंधन भी सरकार बनाता है, या किसी तरह की उठापटक में, तोड़ फोड़ में, जिसमें जदयू 2 फाड़ हो जाए या नीतीश कुमार सपोर्ट कर दें, अगर महागठबंधन की सरकार बनती भी है, तेजस्वी की सरकार बनती भी है, तो इससे वाम को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। वाम और तिरस्कृत होगा। आने वाले समय में जो वाम का वोटर है, जिसने इतनी उत्कंठा के साथ, आशाओं के साथ, बड़ी आशाओं के साथ लाल झंडे को वोट किया है, तो जब ये इसके नेता जो हैं ये वहाँ सरकार की पूंछ पकड़कर लटके होंगे, सरकार को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, और वो सरकार जो है वो गरीबों पर, मजदूरों पर, मेहनतकश जनता पर अत्याचार कर रही होगी, उसकी लूट में पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही होगी, नव उदारवादी और नव पूंजीवादी नीतियां वहाँ लागू कर रही होगी, उस समय लाल झंडा और भी कलंकित होगा, और भी ज़्यादा लाल झंडा जो है मेहनतकश जनता के बीच में आइसोलेट होगा। तो मैं अपील करता हूँ, जो सचेत युवा हैं, मजदूर वर्ग के हिस्से हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि इससे पहले कि ये सब हो, मेहनतकश जनता के बीच में हमारी आवाज़ पहुंचे, सचेत कार्यकर्ताओं के बीच में हमारी आवाज़ पहुंचे। और ये जो स्वार्थी नेता हैं, जिन्होंने अपने लिए एक टिकट जो है सुरक्षित करने के लिए और अपनी जीत सुरक्षित करने के लिए पूरे बिहार में 214 सीटों पर लेफ्ट के वोट को बेच दिया, उस वोट को राइट से अलग संगठित नहीं होने दिया, और अपनी इन 29 सीटों पर भी, जिन पर वे ये सीआर नेता लड़ रहे थे, ये घृणित नेता लड़ रहे थे बिहार में, उन पर भी उन्होंने इन वाम और दक्षिण वोटों को आपस में मिलाकर उनकी हरी और लाल चटनी बना दी। तो इस नीति के खिलाफ, इस मैंशेविक नीति के खिलाफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूसी क्रांति में ये मैंशेविकों की नीति थी, बुर्जुआ पार्टियों के साथ मोर्चे बनाने की। बोल्शेविक इसके सख्त खिलाफ थे, लेनिन इसका जीवन भर विरोध करता रहा, लियोन ट्रॉट्स्की इसका विरोध करता रहा, तमाम बोल्शेविक नेताओं ने इस नीति का विरोध किया, रोजा लग्जमबर्ग ने विरोध किया, ग्राम्सी ने विरोध किया, तमाम नेता, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के तमाम नेता
इस नीति के विरुद्ध रहे कि किसी भी तरह से बूर्जुआ पार्टियों के साथ, बूर्जुआ जनवाद की पार्टियों के साथ भी, फासीवादी नहीं कह रहा हूं, बूर्जुआ जनवाद की पार्टियों के साथ भी, बूर्जुआ उदारवाद की पार्टियों के साथ भी मजदूर पार्टियों का किसी तरह का कोई संगम, कोई संघात हो सकता है, यह बिल्कुल असंभव है। सत्ता लेने को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर, विधानसभाओं और संसद के अंदर जाने को लेकर उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता, कोई संघात नहीं हो सकता। सत्ता की कोई बंदरबांट इन पार्टियों के साथ नहीं हो सकती। तो जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मजदूर पार्टियों को, उन पार्टियों को जो मजदूर वर्ग के बीच में, जिनकी फॉलोइंग है, जो मजदूर वर्ग के बीच में धंसी हुई हैं, जो समाजवाद की बात करती हैं, जो क्रांति की बात करती हैं, उन पार्टियों को एकजुट होना चाहिए था। लाल झंडे की पार्टियों को जो है एकजुट होकर एक वाम मोर्चे का निर्माण करना चाहिए था और मजदूरों को कहना चाहिए था कि वाम मोर्चे की पार्टी में से किसी भी पार्टी को आप वोट दो, लेकिन दक्षिणपंथी पार्टियों को बिल्कुल वोट नहीं देना। दक्षिणपंथी पार्टियों के पास, उनके नेताओं के पास एक भी वोट मेहनत कश जनता का नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह का जो एक वर्ग संघर्ष होना था, चुनाव के अखाड़े को एक वर्ग संघर्ष में बदलना था, उसको इन नेताओं ने, इन झूठे नेताओं ने वाम के पूरी तरह से उसे रोक दिया। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि बिहार में एक ऐसी सरकार वापस आती दिख रही है, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है वो तो वापस आ ही रही है, साथ में एनडीए के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन हो गया है, जिसमें भाजपा को भारी बहुमत मिल गया और ऐसी एक संभावना बनती दिख रही है कि सीधे सीधे वहां भाजपा की सरकार जो है वो आ जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है राजनीति में, जिसे अब युवाओं और मजदूरों को समझना चाहिए। चुनाव से पहले बहुत सारे साथी इस बात को नहीं समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मान लीजिए राजद का, कांग्रेस का और लेफ्ट का सारा वोट इकट्ठा हो जाए तो भाजपा बाहर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता यह है कि जब वाम जो है वो दक्षिण पंथ की पूंछ पकड़ लेता है तो एक भ्रम की स्थिति फैल जाती है। लोगों को, जो मेहनतकश लोग हैं, आप तो दूर से देख रहे हैं चुनाव को, लेकिन जो मेहनतकश लोग हैं वो तो भुगत रहे हैं उसे। उन्हें ये जो राजद के नेता हैं, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, खद्दरधारी सफेदपोश, वो तो सामने देख रहे हैं कि ये हमारे वर्ग शत्रु हैं और ये लाल झंडे वाले जो झूठे नेता हैं ये इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन जो मेहनतकश जनता है, जो पिस रही है इनके जुए के नीचे, उसे तो सामने दिखाई दे रहा है। उसके लिए तो इतना ही बड़ा शत्रु जो है वो भाजपा का कैंडिडेट है और उतना ही बड़ा शत्रु राजद का कैंडिडेट है। दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं वो पूंजीपति वर्ग के साथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं, पूंजीपति वर्ग के गुलाम हैं, उसके सेवक हैं वो। तो इन पार्टियों के साथ जुड़कर, राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ जुड़कर, दक्षिणपंथी मोर्चों की पूंछ पकड़कर भाजपा के खिलाफ आप वोट को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दक्षिण पंथ के खिलाफ जो वोट इकट्ठा हो सकता था उसे आप तितर बितर कर रहे हैं। ये जो राजद और कांग्रेस को वोट मिल रहा है, ये जो मेहनतकश जनता का वोट उनके पास जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? भाजपा के पास ये क्यों जा रहा है? जदयू के पास ये क्यों जा रहा है मेहनतकश जनता का वोट? क्योंकि आप वाम ध्रुव नहीं बनने दे रहे, आप लाल झंडे को ऊंचा नहीं होने दे रहे, आप लाल झंडे को स्वतंत्र रूप से पहलकदमी नहीं अपने हाथ में लेने दे रहे। आप बार बार उसे बूर्जुआ पार्टियों की जो है खड़ाऊ झाड़ने के झाड़न के रूप में इस्तेमाल कर रहे, उनकी दरियां बिछा रहे हैं, आप उनके पोस्टर चिपका रहे। तो इससे एक भ्रम फैल रहा है, युवाओं और मजदूरों के बीच में एक भ्रम फैल रहा है। वो स्पष्ट रूप से ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। आप दुश्मनों के खेमे में से एक खेमे को उठाकर ये कह रहे हैं कि ये दोस्त है। आप दुश्मनों के दो खेमे में से एक खेमे को मजदूरों और मेहनतकशों के बीच जाकर उन्हें दोस्त बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस मजदूरों और मेहनतकशों के दोस्त है। ये पूरी तरह से राजनीति का कचरा कर देने वाली बात है। ये समाजवादी मार्क्सवादी राजनीति का कचरा कर देने वाली बात है। और ये जो मार्क्सवादी राजनीति है, इसको मजदूर और मेहनतकश जनता कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल से नहीं पढ़ती है, उसकी थीसिस से नहीं पढ़ती है, बल्कि ये जमीन पर देखती है। और इसे बहुत अच्छे से पहचान है अपने वर्ग मित्रों और वर्ग शत्रुओं की। इसलिए जब आप वर्ग शत्रु के साथ जाकर के खड़े होते हैं, और आप किसके साथ खड़े थे बिहार में? देखिए किसके साथ खड़े थे। ये उन लोगों के साथ खड़े थे, राजद के उन नेताओं के साथ खड़े थे जिनके संरक्षण में चंद्रशेखर, अजीत सरकार और महेंद्र सिंह जैसे नेताओं का कत्ल हुआ, खुल्लम खुल्ला कत्ल हुआ, सरेआम कत्ल हुआ, जिनके संरक्षण में उन्हें जनसभा के अंदर गोलियां मार दी गई, उन्हीं की जनसभा।
तो ये वो नेता थे जिन्होंने वाम नेताओं का कत्ल किया, जिन्होंने दर्जनों काडरों को मौत के घाट उतारा, उन्हें जेलों में डाला, उन पर लाठियां बरसाई, जिन्होंने जो बिहार की दुर्दशा के लिए, वहां बेरोजगारी फैलाने के लिए और तमाम चीजों के लिए, उसके अविकास के लिए, उसके विकास को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अकूत दौलत इकट्ठी की, जिन्होंने चारा खा गए, जो पशुओं का बड़ा चारा घोटाला किया, वो चारा घोटाला साबित हो गया अदालत में और उसके अंदर लालू प्रसाद जेल में पड़े हुए। उनके जेल में पड़े रहते चारा घोटाले के अभियुक्तों के लिए आप जो है प्रचार कर रहे हैं। तो मेहनत कश जनता का जो वोट है वो खंडित हो गया। कुछ इनके कहने से राजद और कांग्रेस की झोली में चला गया और कुछ लोग जो समझदार थे उन्हें लगा कि अगर इन्हीं को वोट डालना है तो फिर जदयू को वोट डाल देते हैं, भाजपा को वोट डाल देते हैं, फिर दोनों में क्या फर्क है। तो ये पूरी तरह से सारा वोट जो है, ये पूरी तरह से मेहनत कश जनता का वोट खंडित हो गया। बजाय इस वोट को संगठित करने के, बजाय वाम मोर्चे की तरफ लाने के, वाम की तरफ वोट को संगठित करने के और इन दक्षिणपंथी पार्टियों को एक किनारे कर देने के, मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं कि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जो बूर्जुआ जनवाद और उदारवाद की पार्टियां हैं, इनके पास वोट है कौन सा? कितने प्रतिशत पूंजीपति और निम्न पूंजीपति लोग हैं आबादी के अंदर? ये कुल मिलाकर 5% भी नहीं है। अगर आप इनको और इनके समर्थन को जोड़ लो तो 5% भी नहीं है। 95% वोट जो है हमारा है। और बिहार जैसे पिछड़े और गरीब इलाकों के अंदर ये वोट जो है, ये बड़े पैमाने पर वोट हमारा है। लेकिन इस वोट को ये जो फर्जी नेता है, इन्होंने पिछले 70 सालों से कभी संगठित नहीं होने दिया। इन्होंने मजदूर वर्ग का सरवारा, स्वतंत्र सरवारा ध्रुव को नहीं बनने दिया, स्वतंत्र सरवारा मोर्चे का निर्माण नहीं होने दिया। हर चुनाव में ये पार्टियां, चुनाव से बहुत पहले ये पार्टियां जो हैं 5 साल ये कुछ नहीं करती हैं और चुनाव आते ही ये पार्टियां किसी ना किसी बूर्जुआ दक्षिणपंथी मोर्चे की पार्टी की जो है पूंछ पकड़ने लगती हैं और अपने अनुयायियों को दिखाकर के हमारी इतनी फॉलोइंग है, उनसे कुछ सीटें झपट लेते हैं इनके नेता, विधानसभाओं में और संसद में अपने लिए सीटें सुरक्षित कर लेते हैं और इन अनुयायियों को उनके हाथ बेच देते हैं। 2, 4, 5, 10, 20 सीटों के बदले ये इतने बड़े समर्थन को, जो आप देखिए किस तरह से भाजपा का 12% वोट नीचे ला दिया इस समर्थन ने और इतना ही वोट प्रतिशत लगभग जो है महागठबंधन का बढ़ा दिया। ये कौन सा वोट है? लेफ्ट का वोट है और ये निर्णायक वोट है और ये वो वोट है जो सिर्फ प्रतिशत को घटा बढ़ा रहा है। अगर इस वोट को, सारे वोट को हम संगठित कर दें तो ये मेजोरिटी वोट है। लेकिन इस मेजोरिटी वोट को चुनाव की दहलीज पे संगठित नहीं किया जा सकता। इस वोट को संगठित करना चाहिए, इसको संगठित करना चाहिए जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार सत्ता में है, उसके खिलाफ संघर्ष में, और फिर इस संगठित वोट को चुनाव के अंदर लेकर जाना चाहिए। लेकिन ये नेता ऐसा नहीं कर रहे। 5 साल ये नेता कुछ नहीं करते, अपने बंगलों में मौज करते हैं। ये जो येचुरी और करात और दीपंकर भट्टाचार्य जैसे नेता हैं, ये 5 साल आप इन्हें कहीं नहीं देखेंगे। कभी कभार इनके दर्शन जो हैं वो बूर्जुआ अखबारों, बूर्जुआ टीवी पर हो जाते हैं, टीवी चैनलों पर हो जाते हैं, जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, जिनके हितों का ये संरक्षण करते हैं। आपने देखा किस तरह से तरुण तेजपाल वाले मामले में जो CPI-ML के साथ जुड़ा हुआ महिला विंग है, वो तरुण तेजपाल का समर्थन कर रहा था, तरुण तेजपाल का बचाव कर रहा था वो। और इसी तरह से दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टियां, उनके महिला विंग भी तरुण तेजपाल का बचाव कर रहे थे। और तरुण तेजपाल जो है फ्रंट पेज के ऊपर उनकी तस्वीरें छाप रहा था, इनकी महिला नेताओं की। तो ये लोग जो हैं 5 साल ये कुछ नहीं करते, और अगर कुछ करते भी हैं, कुछ वोट, कुछ समर्थन ये इकट्ठा करते हैं अपने काडरों के जरिए, तो उस सारे समर्थन को चुनाव की दहलीज पर लाकर ये दक्षिणपंथी मोर्चों, पार्टियों और उनके नेताओं के सामने लापटकते हैं, उनकी दहलीज पर लापटकते हैं और अपना चेक लेकर अलग हो जाते हैं। अपना चेक लेकर अलग होने का मतलब है कि कुछ सीटें लेकर अलग हो जाते हैं। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 29 सीटें लेकर इन्होंने संतोष कर लिया। तो ये सत्ता के लिए दक्षिण पंथ के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीवादी पार्टियों, नेताओं के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। सिर्फ फांसीवाद के इस काग डरावे को, पूंजीवाद की इस काली छाया को हवा बनाकर मजदूरों और मेहनतकशों के सामने पेश करते हुए ये
फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई को बूर्जुआ जनवादी और बूर्जुआ उदारवादी पार्टियों की पूंछ पकड़ने का, उनके पीछे युवाओं और मजदूरों को बांधने का एक बहाना बनाना चाहते हैं। और इस तरह से इन्होंने पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है, वाम का सत्यानाश कर दिया है और पूरी तरह से पूंजीवाद को उसे सुदृढ़ कर दिया, उसे परमानेंट बना दिया है। तो आज जो सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, वो इस झूठे वाम से लड़ने की। हम जो बार बार कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप वाम पर हमला कर, आप इन कम्युनिस्ट पार्टियों पर हमला करते हैं, वाम पर हमला करते हैं। तो साथियों, ये वाम नहीं, ये झूठा वाम है, ये मध्य मार्ग है। ये मध्य मार्गी पार्टियां हैं जो दक्षिण पंथ के साथ, जिन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, उनके साथ हाथ मिलाए हुए हैं पीठ के पीछे से ले जाकर, ताकि आपको दिखाई ना दे। चुनाव के समय आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये पूंजीवादी दक्षिण पंथ की सहयात्री पार्टियां हैं और इन पर हम सबसे पहले इसलिए हमला करते हैं क्योंकि इन्हें बिना नष्ट किए वाम शिविर में उसकी ड्राइविंग सीट को हथियाए बिना, वाम शिविर में अपना वर्चस्व स्थापित किए बिना हम दक्षिण पंथ के खिलाफ नहीं लड़ सकते। दक्षिण पंथ के खिलाफ, आप याद रखिए, दक्षिण पंथ के खिलाफ अगर कोई लड़ाई हो सकती है, कोई कारगर लड़ाई हो सकती है, अगर मजदूर वर्ग को वाम ध्रुव पर एकजुट किया जा सकता है, तो तभी किया जा सकता है जब वाम शिविर के अंदर इन गिदड़ों का, इन गद्दारों का, इन ट्रोजन हॉर्सों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी को उसके अंदर जो है अपर हैंड मिले। तो ये एक चुनौती है, एक लड़ाई है, जिसके लिए मैं आप सभी साथियों को उसके लिए आह्वान कर रहा हूं। आप सभी युवा साथी, सभी सचेत सर्वहारा साथी वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के गिर्द इकट्ठा हों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के गिर्द इकट्ठा हों, इस मंच को सहयोग दें, इसे इस्तेमाल करें इस संघर्ष में। इस हथियार को, ये तोपखाना है मजदूर वर्ग का, तो इसे इस्तेमाल करते हुए इस आवाज़ को दूर दूर तक ले जाएं। और ये निश्चित है, हम इस बार बेशक बिहार में चुनाव ना लड़ सके हों, अभी छोटी पार्टी है हम, आने वाले चुनावों में हम सीधा दखल भी देंगे, सीधी भागीदारी भी करेंगे। और आप सभी साथियों को जो इस जुझारू राजनीति से जुड़ते हैं, उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई के लिए तैयारी करें अपने अपने इलाकों में। और आने वाले चुनावों में हम ये वाम ध्रुव बनाकर दिखाएंगे। और हम ये वाम ध्रुव सिर्फ दक्षिण पंथ की ताकतों के खिलाफ नहीं बनाएंगे, इन मध्यमार्गी ताकतों को हम मजबूर करेंगे कि या तो ये इस वाम ध्रुव को ज्वाइन करें, नहीं तो ये लड़ाई जो है ये इनके खिलाफ भी होगी और इन्हें हम पूरी तरह से हाशिए पर डालेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों, बिहार में ये जो फांसीवाद का हमें उभार दिखाई दे रहा है, इससे बिल्कुल किसी तरह से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसे अपनी चिंता के केंद्र से भी बाहर नहीं रखना है। इस लड़ाई को हमें समझना है, इसकी यांत्रिकी को समझना है और फांसीवाद, पूंजीवाद को ध्वस्त करने के लिए ये जो संयुक्त सरवारा मोर्चे का निर्माण है, मजदूर वर्ग को एक ताकत के तौर पर इकट्ठा करते हुए सारी मेहनत का जनता को इसके चारों तरफ इकट्ठा करने की लड़ाई है, उसे लामबंद करने की लड़ाई है। इसे आने वाले समय में हम और तेज करेंगे और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ नीतीश सरकार लौट रही है। इस सरकार को निश्चित रूप से मजदूर वर्ग के सहयोग से हम उखाड़ फेंकेंगे, 5 साल इंतज़ार नहीं करेंगे। तो हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि बिहार में, विशेष रूप से बिहार क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत ही उर्वर ज़मीन है और वहाँ लाल झंडे के लिए बड़ा समर्थन है, बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तमाम क्षेत्रों में जहाँ, महाराष्ट्र में जहाँ लाल झंडे के लिए बड़ा समर्थन रहा है, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो हम आपका आह्वान करते हैं कि वहाँ अपनी कमर सीधी करके खड़े हो जाइए, क्रांति के लिए खड़े हो जाइए, संघर्ष के लिए खड़े हो जाइए। और तमाम जुझारुओं का यह आह्वान करते हुए हम आज का कार्यक्रम ये समाप्त करते हैं। अभी कल तक जो है नतीजे आने लग जाएंगे, पूरे नतीजे आ जाएंगे इसके। अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, रुझान आ रहे हैं और लगभग 1 करोड़ के करीब वोट अभी काउंट होना है। तो हम इसको लेकर हो सकता है कल फिर एक कार्यक्रम कर दें, कल शाम को। तो आपसे मिलते रहेंगे और इस पर लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बूर्जुआ टीवी की तरह, बूर्जुआ प्रचार माध्यमों की तरह से प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सभी साथियों को एक संघर्ष के लिए ललकार रहे हैं, एक चुनौती आपके सामने रख रहे हैं और आपका ये आह्वान कर रहे हैं, आपसे विनती और अपील भी कर रहे हैं कि आप इस संघर्ष में, आप सभी इस संघर्ष में योद्धा बने, जुझारू योद्धा बने
और संघर्ष के इस केंद्रक वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी और उसके पीछे वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के साथ जो है संगठित हों, उसके साथ इस युद्ध में शामिल हों। तो लाल सलाम साथियों, आप सभी का धन्यवाद साथ रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।